वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। ये हमारा करंट अफेयर्स का तीसरा सेशन है और करंट का ये तीसरा सेशन आज हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल इवेंट से। नेशनल इवेंट्स हमने इससे पहले कवर अप कर लिए थे। तो आज का जो पहला इशू है हमारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अभी 2021 में 76th सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इस 76वें सेशन का चेयरमैन बनाया गया मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है श्री अब्दुल्ला शाहिद। तो मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को यूएनओ के इस 76वें सत्र का चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट है चाइना। दुनिया का ऐसा सेकंड कंट्री बन गया है जिसने मार्स पर, मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है और चीन ने इस रोवर का नाम रखा है ज़ुरोंग। इस रोवर को ज़ुरोंग कहा गया है, ज़ुरोंग। चाइना टेक्नोलॉजी में काफ़ी लीड कर रहा है। इस ज़ुरोंग रोवर को 14 मई 2021 को कर दिया गया था और चीन के इस ज़ुरोंग रोवर का नाम अग्नि के देवता के नाम को समर्पित है। चाइनीज़ माइथोलॉजी में इसे अग्नि का देवता कहा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि चाइना के नाम रही। ज़ुरोंग रोवर मार्स पर लैंड किया गया, जो लैंडर था। नेक्स्ट, यूएनओ की देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। यूएनओ का एक ऑर्गन है इकोसोक। इकोसोक अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोसोक है, भारत 3 साल के लिए इकोसोक का मेंबर इलेक्ट हुआ है, निर्वाचित हुआ है। इकोसोक में विश्व के अलग अलग हिस्सों से मेंबरशिप प्रदान की गई है। इकोसोक की देखो, मैंने एक बात आपको पहले भी डिस्कस किया था कि यूपीएससी कभी भी सीधा सीधा करंट में जो चीज़ें रही हैं उनसे क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करता है यूपीएससी। तो इकोसोक में इंडिया 3 साल के लिए मेंबर बना, ये तो एक न्यूज़ है, लेकिन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोसोक क्या है, इकोसोक की बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। तो इकोसोक 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 54 मेंबर्स हैं, 54 सदस्य हैं। इकोसोक में 14 सीटें रिजर्व की गई हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। इकोसोक में 11 सीटें एशियन कंट्रीज़ के लिए रिजर्व की गई हैं। इकोसोक में 10 सीटें लैटिन अमेरिका के लिए, 6 सीटें ईस्टर्न यूरोप के लिए और 13 सीटें वेस्टर्न यूरोप के लिए, पश्चिमी यूरोप के लिए रिजर्व हैं। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, दुनिया के रिच कंट्रीज़ का एक संगठन है जिसका नाम है G7। G7 अर्थात ग्रुप 7। G7 सदस्यों का एक सम्मेलन यूके में ऑर्गेनाइज किया गया और यूके में एक जगह है कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल में ये 47वां जो समिट थी, जो शिखर सम्मेलन था, ये संपन्न हुआ और इसमें विश्व की इन 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया। स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना के तहत 2 शहरों को जॉइंटली सबसे स्वच्छ शहरों का अवार्ड भारत में दिया गया है। इसमें एक शहर है सूरत, गुजरात का, और दूसरा मध्य प्रदेश का सिटी है इंदौर। इन 2 शहरों को जॉइंट रूप में दिया गया है और स्टेट में यूपी को स्वच्छ स्टेट का टाइटल दिया गया है। पहले भी ये न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद डिस्कशन करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, SCO। देखो, शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन हुआ ताजिकिस्तान के दुशांबे में, ताजिकिस्तान की सिटी दुशांबे में।
और ये सभी जो मेंबर्स हैं एससीओ के 8 मेंबर्स हैं, ये इस बात पर सहमत हुए कि टेररिज्म और टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर अंकुश लगाना है, बैन लगाना है। भारत की तरफ से भारत के एनएसए श्री अजीत डोवल जी ने इसमें भाग लिया। एससीओ के मेंबर्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करना है हमें। ईरान में अभी इलेक्शन हुआ और ईरान में एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। तो मिस्टर इब्राहिम रईसी ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह इसी बेल्ट में, इसी रीजन में इजराइल में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। इजराइल देखो भारत का एक स्वाभाविक मित्र है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है भारत का, और इजराइल में पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री थे मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव में पराजय झेलनी पड़ी इनकी पार्टी को, और मिस्टर नेफ्ताली बेनेट नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। नेफ्ताली बेनेट 8 पार्टियों का कोalition बनाया इन्होंने, गठबंधन, और प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे और वर्तमान में यही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इजराइल के राष्ट्रपति भी चेंज हुए हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं मिस्टर इसाक हेरजोग। इसाक हेरजोग ये नए प्रेसिडेंट हैं इजराइल के। तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो गई और प्रधानमंत्री के बारे में भी चर्चा हो गई। इजराइल में दोनों चेंज ऑफ गार्ड हुआ है। इसके अतिरिक्त देखो एनवायरनमेंट जो है इस समय विश्व में एक बर्जनिंग टॉपिक है, सबसे बर्निंग टॉपिक है। एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल परसेप्शन इंडेक्स की लिस्ट जारी हुई है। एनवायरमेंटल परसेप्शन इंडेक्स का मतलब है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। तो इस ईपीआई यानी एनवायरमेंटल परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट जारी हुई है, और जो देश इसमें टॉप में है एनवायरमेंट में, उनकी सिचुएशन बेहतर मानी गई है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस फॉर्म होते हैं, आपने बात देखी होगी कि सभी में लगातार वो टॉप परफॉर्मर है। तो डेनमार्क एनवायरमेंटल इंडेक्स में टॉप पर है। डेनमार्क के बाद लग्जमबर्ग वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, और उसके बाद स्विट्जरलैंड, ये टॉप 3 हैं। भारत का इन 180 देशों में 168वां पोजीशन है, यानी एनवायरनमेंट के परसेप्शन में इंडिया की सिचुएशन अभी काफ़ी सुधार मांग रही है, काफ़ी सुधार अपेक्षित है। सबसे निचले जो 15 देश हैं उसमें सबसे लास्ट में, क्योंकि 180 देशों का ईपीआई बना, 180वें स्थान पर है लाइबेरिया। भारत के पड़ोस में अगर देखें तो भूटान की स्थिति सबसे बेहतर दिखाई देती है। भूटान 107वें स्थान पर है। भूटान कई मायनों में, कई इंडेक्सेस में बेटर है। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारत से बेहतर ही है एनवायरनमेंट परसेप्शन इंडेक्स में। भारत 168 पर है, पाकिस्तान 142 पर, और नेपाल 145 पर, चाइना 120 पर। तो ये एनवायरमेंटल परसेप्शन इंडेक्स, ये जो एनवायरमेंटल परसेप्शन इंडेक्स के डेटा हमने डिस्कस किए हैं ये 2020 के लिए हैं, 2020 के लिए। नेक्स्ट एक और इंडेक्स है जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। देखो ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसको सिडनी का एक इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करता है, सिडनी बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इसको तैयार करता है। तो 2021 का ये जीपीआई प्रिपेयर हुआ, और इस 2021 के जीपीआई में 163 देशों का ये रैंक बनाया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग 135वीं है, और इसमें टॉप रैंक दी गई है आइसलैंड को। आइसलैंड विगत कई वर्षों से विश्व का सर्वाधिक शांत देश बना हुआ है। दूसरे रैंक पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क, जहां अभी प्रधानमंत्री द्वारा विजिट किया गया था। सबसे खराब
स्थिति 163वें स्थान पर शांति के आधार पर अफगानिस्तान की है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान की स्थिति बेहतर नहीं है, 150 रैंक है। चाइना की स्थिति 100 है और भूटान 22 पोजीशन पर काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट, मलेरिया आज भी संसार में एक बहुत बड़ा एक डिसीज़ बनी हुई है और भारत सहित दुनिया के अनेक देश अभी भी मलेरिया से मुक्त घोषित नहीं किए गए हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मलेरिया से जो देश मुक्त हुए हैं उनको घोषित करता है। तो निकट अतीत में अभी कोविड-19 महामारी के आलोक के बाद 2 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। एक देश है एल सल्वाडोर, जिसे मलेरिया मुक्त कर दिया गया है, और दूसरा देश जिसे मलेरिया मुक्त किया गया है वो देश है चाइना। तो ये 2 देश अब मलेरिया से मुक्त की श्रेणी में आ गए हैं। नेक्स्ट, एक ट्रीटी का नाम आपने सुना होगा जिसे ओपन स्काई ट्रीटी कहते हैं, मुक्त आकाश संधि, ओपन स्काई ट्रीटी। ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था जहां पर जो देश इस ट्रीटी का हिस्सा बनेंगे वो अपने स्काई में दूसरे देशों के गैर हथियारबंद एरोप्लेन्स को उड़ने की इजाज़त देंगे, वो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी देख सकेगा। तो इस तरह की ये ट्रीटी थी। ये ट्रीटी यात्री और मालवाहक दोनों तरह के विमानों को, एरोप्लेन्स को उड़ने की परमिशन देती है। 1992 में इसको साइन किया गया था हेलसिंकी में, हेलसिंकी फिनलैंड में इसको साइन किया था और 34 कंट्रीज़ ने इस पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें यूएस भी शामिल था और जिसमें इंडिया भी शामिल था, रशिया भी शामिल था। लेकिन अभी निवर्तमान जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी से निकलने का अनाउंसमेंट कर दिया था और इसके बाद डेवलपमेंट ये हुआ कि अब रशिया भी ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लिया है। रशिया ने भी इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो इन कारणों से ओपन स्काई ट्रीटी काफ़ी चर्चा में रही। मैं फिर रिपीट करूंगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश करना है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में ओपन स्काई ट्रीटी का हमने बेसिक्स कर लिया कि इस्टेब्लिश कब हुई थी, कहाँ हुआ था, हेलसिंकी फिनलैंड में, इसके बनाने का पर्पस क्या था। 2020 में जो 32वें ओलंपिक खेल हुए थे, ये खेल अगस्त 2021 में संपन्न हुए। अब 33वें जो समर ओलंपिक्स होंगे, समर ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होंगे, ये ओलंपिक 2024 में पेरिस में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। 34वें जो समर ओलंपिक्स होंगे ये 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे और 35वें जो समर ओलंपिक्स होंगे ये 2032 में ब्रिस्बेन में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, क्लाइमेट में जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि क्लाइमेट इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगा। अभी दिल्ली में हाईएस्ट टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इनफैक्ट स्मॉल सिटीज़ में भी 47 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो IPCC की एक रिपोर्ट आई है इसी बदलते हुए पर्यावरण के संदर्भ में। IPCC अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये IPCC की रिपोर्ट आई है, 2021 में रिपोर्ट जारी हुई
और इसमें कहा गया है कि दुनिया को कैसे अपने आप को बचाया जाए, इसके बारे में इसमें जागरूकता दी गई है। इसका जो टाइटल है वो है क्लाइमेट चेंज 2021, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, द फिजिकल साइंस बेसिस। देखो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यूपीएससी स्टैटिक बहुत कम पूछता है। लक्ष्मीकांत को अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करोगे तो लक्ष्मीकांत में मुश्किल से कोई 1 या 2 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शंस आएगा। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस टर्न अप होगा यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में या मेंस में वो करंट से रिलेट करके आएगा। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट इस संदर्भ में काफ़ी रेलेवेंट है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट का शीर्षक है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। इस रिपोर्ट की ये 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट आई है, AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6। और इस रिपोर्ट में AR6 की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 195 मेंबर कंट्रीज़ ने इस रिपोर्ट को अप्रूव किया और ये कहा कि जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था, ये रिपोर्ट बताती है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन संसार में शुरू होने से पहले का जो दौर था उसमें पूरा जो टेम्परेचर बढ़ा है, उस समय टेम्परेचर बढ़ने का प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में रीज़न था मीथेन गैस, कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन किससे हो रहा था? कोयला जलाने से। तो कोयला, तेल, मीथेन, इन गैसों के उत्सर्जन से, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, उनका जलाने से जो टेम्परेचर ग्लोबली इंक्रीज कर रहा था अर्थ को, वो मेन रीज़न था टेम्परेचर के राइज करने का। लेकिन अब जो उसके बाद 19वीं शताब्दी आ गई, इंडस्ट्रियल फेज के बाद 19वीं शताब्दी में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय गतिविधियां उसके लिए उत्तरदायी हैं। और ये कहा गया है कि पिछले 2000 सालों में टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा है जितना कि पिछले 50 सालों में बढ़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। 2019 में अब तक एनवायरनमेंट में CO2 की क्वांटिटी हाईएस्ट रही है, सबसे ज़्यादा CO2 एमिट की गई है एनवायरनमेंट में। 200 देशों ने मिलकर 2015 में क्लाइमेट के इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पेरिस क्लाइमेट समिट पर हस्ताक्षर किए थे, उसको अप्रूव किया था, जिसका उद्देश्य यह है कि इस सदी के आखिर तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम करना है इस सदी के अंत तक। यानी 2080 आते आते हमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस घटाना है और कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तो कम करना ही है, इससे कम नहीं। लेकिन देखो मुख्य एंग्जाइटी, मुख्य कंसर्न इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे देश जिन्होंने 2015 के इस पेरिस क्लाइमेट समिट पर हस्ताक्षर किए थे वो अपने वादों से मुकर रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट्स को कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। यानी जो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमी लानी है वो टारगेट कहीं भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहा गया रिपोर्ट में कि अगर ऐसी ही लापरवाहियां जारी रहीं तो इस सदी के आखिर तक टेम्परेचर में 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखिए ग्लेशियर मेल्ट होंगे और ग्लेशियर मेल्ट्स होंगे तो उससे नदियों में वाटर का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर का फ्लो रिवर में इंक्रीज़ होगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा और सी लेवल बढ़ेगा तो दुनिया के कई सारे आइलैंड नेशंस डूबने की कगार पर आ जाएंगे। जैसे कुछ समय पहले इंडियन ओशन में जो देश है मालदीव्स की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कैबिनेट की मीटिंग समुद्र के भीतर की थी ताकि दुनिया का ध्यान बदलते हुए पर्यावरण की तरफ दिलाया जा सके। तो ये स्थितियाँ और ज़्यादा विकट होंगी, अर्थात वाटर साइकिल पर, जलचक्र पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट इशू की तरफ हम चल रहे हैं। ब्रिक्स नामक संगठन के बारे में आपने सुना ही है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन है। तो ब्रिक्स का 13वीं समिट, 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, इंडिया ने इसको होस्ट किया।
इंडिया की मेज़बानी में हुआ। हालांकि ये वर्चुअल समिट था। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ और ब्रिक्स की स्थापना के 15 साल भी पूरे हो रहे थे। तो ब्रिक्स एट 15 प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आह्वान किया, भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी CCC का आह्वान किया भारतीय प्रधानमंत्री ने। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कोऑपरेशन एंड कॉन्सेंसस, ये आह्वान किया, ये थीम दी भागीदारी की भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स की समिट में। देखो, ब्रिक्स की समिट के जो आयोजन स्थल रहे हैं, 2021 का सम्मेलन भारत की मेज़बानी में हुआ था और 2022 का सम्मेलन चाइना में प्रस्तावित है, ये चीन की मेज़बानी में होगा। क्वाड नामक एक संगठन के बारे में हम जानते हैं। इनडायरेक्ट तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए 4 देशों का संगठन है, जिसमें जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो USA है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। लेकिन ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। अब चाइना को केंद्र में रखकर ही एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है ऑकस। हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं है। ये एक मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। इस ऑकस में US, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश रखे गए हैं और इस पर सहमति बनी है 15 सितंबर 2021 को ऑकस के निर्माण पर। तो हालांकि देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यानी डिप्लोमेसी में ये कभी भी डायरेक्टली किसी देश का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ये सभी जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए है। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स में कहा गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस शब्द को रट लीजिए। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इस समय समझना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस की धुरी इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र बन गया है। इसकी लोकेशन आप ग्लोबल मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट, हम जिस बाइट पर चर्चा करने चलेंगे, अमेरिकन मैगजीन है टाइम मैगजीन इन्फ्लुएंशियल लोगों की फ़ोटो अपने फ्रंट पेज पर प्रिंट करती रही है और लोगों के नाम भी प्रिंट करती रही है। तो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की तस्वीर, लोगों के नाम इसने दिए हैं, तस्वीर नहीं नाम दिए हैं। इन 100 प्रभावशाली लोगों में 2021 के लिए लिस्ट आई है। 100 हस्तियों में इंडिया की भी 3 हस्तियां इसमें शामिल हुई हैं। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने पर्सनालिटीज़ में शामिल किया है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें शामिल किया है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके CEO हैं मिस्टर अदार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, पुणे बेस्ड है। इन्हें शामिल किया गया है। वैश्विक हस्तियों में एक बड़ा ही चौंकाने वाला नाम, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के फाउंडर में से एक लीडर रहे हैं, जिनका नाम है अब्दुल गनी बरादर। तो ये बड़ा ही एक चौंकाने वाला नाम इसमें सम्मिलित रहा है, क्योंकि तालिबान को भी दुनिया के किसी देश के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है और अभी भी तालिबान के काम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की तरफ नहीं बढ़े हैं। तो ऐसे में अब्दुल गनी बरादर को विश्व की हस्तियों में, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में टाइम द्वारा जगह देना काफ़ी आश्चर्यजनक एक कदम बना रहा। नेक्स्ट, जिस क्वाड की चर्चा हमने भी की थी कि क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें USA है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। अभी तक क्वाड का कोई भी समिट, कोई भी शिखर सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन 4 देशों की इस शिखर बैठक हुई 24 सितंबर 2021 को और पर्सनल प्रेजेंस वाली ये पहली बैठक थी, यानी व्यक्तिगत उपस्थिति वाली ये पहली बैठक थी क्वाड की।
तो आज हम जो इंटरनेशनल अफेयर्स हमने शुरू किया है, आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे और इसके अगले चरण में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।